नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। चलिए हम लोग अपनी आज की जो कक्षा है उसे आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोगों को जो देखना है वो नया, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड इतिहास की। देखिए अब आपकी कोशिश करूँगा कि आपकी रेगुलर क्लास रहे, डेली एक क्लास आपको उत्तराखंड की अवश्य मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। देखिए समय कम है, काम ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखने वाले हैं कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक, देखो इससे पहले जिन लोगों ने नहीं क्लास देखी है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख लेंगे। वहां पे आपको इतिहास का जो इससे पहला वाला पार्ट है वो सब मिल जाएगा। इसके बाद से कंटिन्यू आपकी क्लास यहां से चलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। कोशिश करेंगे, देखिए सर अच्छे से समझ के चलेंगे। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक। देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में इतिहास बहुत ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ बहुत सारे वंशों का जो है वो आपको राज जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी श्रृंखला में जो एक वंश हमारा है वो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस राजवंश ने कितने समय तक उत्तराखंड में शासन किया है। तो देखिए इसके लिए आपको अलग अलग समय मिल जाएगा, लेकिन हम लोग 700 से 1030 एडी जो इनका समय रहा है उसे मान करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। 700 से 1030 एडी इनका समय हम मान करके चलेंगे, ठीक। देखिए बात करते हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश है। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक शासक या पहला ऐतिहासिक शासन के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि कार्तिकेयपुर राजवंश ही उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक शासन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, आप इसे देख लेंगे। या मैं यहां लिख देता हूं, ये 700 से 1030 एडी के आसपास। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक शासन, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक शासन के रूप में हम इसे देखा जाता है। देखो बात को देख करके चलना, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसका जो नाम पड़ा है, आपने अगर आपके आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा कि जैसे जो लोग जहाँ के निवासी होते हैं उन्हें उसी के नाम से संबोधित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई बिजनौर का रहने वाला है तो उसे बिजनौरी कह देते हैं। कोई रामपुर का रहने वाला है तो उसे रामपुरिया या रामपुर के रहने वाले बोल देते हैं। तो इसी तरीके से वो जहाँ रहते हैं उनके निवास स्थान को उनके साथ जोड़ करके उनका नाम डाल दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कार्तिकेयपुर राजवंश में भी है। ये लोग कार्तिकेयपुर नामक एक स्थान है आपका जोशीमठ चमोली के आसपास, वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के निवासी हैं, इसीलिए इस राजवंश को उसी के नाम से संबोधित कर दिया। देखो कार्तिकेयपुर राजवंश आप बताओगे ये कहाँ पे है? जोशीमठ, जो कहाँ पड़ता है? चमोली जिले में, हमारे चमोली जिले में, ठीक है। देखिए मेरा सवाल है यही आप लोगों से कि जोशीमठ जो है वो हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने स्थापित करा था इस मठ को, है ना। इस मठ को उत्तर में किसने स्थापित करा था? आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसके अलावा उनके द्वारा स्थापित और मठ कौन कौन से जो आपको चारों दिशाओं में मिल जाएंगे? कृपया करके मुझे आप लोग शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। ठीक, मैंने जो हमारा 20 बार टेस्ट था, जो शायद आप लोग अगर टेलीग्राम से जुड़े हैं हमारे साथ तो वहाँ पे मिल जाएगा टेस्ट, या जो ऑफलाइन हम लोगों से जुड़े हैं वहाँ पे टेस्ट मिलेगा। उसमें इस सवाल को पूछा गया था कि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 मठ थे उनका नाम मुझे जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो जोशीमठ चमोली में वहाँ पे एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर नामक स्थान पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये वहां से बिलोंग करके आते हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश पड़ जाता है, ठीक। देखिए ध्यान रखना, कार्तिकेयपुर एक और नाम है कबीरपुर। कार्तिकेयपुर को कबीरपुर के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए
आप लोग ध्यान रखना कि कभी कभी क्या हो जाता है कि ये पूछा जा सकता है कि जो कार्तिकेयपुर है या कार्तिकेयपुर राजवंश के निवासी हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, और ऑप्शन में आपको कबीरपुर ही मिल जाए, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इनका जो शासन था कार्तिकेयपुर राजवंश का, ये कबीरपुर था, और यहाँ कहते हैं कि गोमती नदी बहती थी, और गोमती नदी के आसपास के क्षेत्र में ये यहाँ निवास करते थे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक शासन है जोशीमठ चमोली, और कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े अगर इसी के अंदर में, तो देखिए इसी राजवंश को, कार्तिकेयपुर राजवंश को, हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत बड़े आपके राजनेता बद्रीदत्त पांडे जी, बद्रीदत्त पांडे जी ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है, ठीक है। क्या कहा है? सूर्यवंशी। देखो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि बद्रीदत्त पांडे जी ने इन्हें क्या कहा है? सूर्यवंशी क्या करके संबोधित करा है, और कहा गया है कि ये कहाँ के निवासी हैं? अयोध्या के निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या वासी बताया गया है, और इनका जो शासन बताया गया है वो नेपाल से काबुल तक बताया, नेपाल से काबुल तक, ठीक। नेपाल से काबुल तक इनका क्या बताया गया है? साम्राज्य, या इनका जो क्षेत्र फैला हुआ था, जितने क्षेत्र पे ये शासन करते थे, उसको बताया गया है कि नेपाल से काबुल तक वो फैला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे बात लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो हम इनकी जो राजकीय भाषा है, इनकी बेटा जो राजकीय भाषा है वो है संस्कृत, और इनकी जो लोक भाषा है वो है मेरे बच्चों पाली। ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजकीय भाषा संस्कृत और इनकी लोक भाषा पाली। राजकीय भाषा का मतलब क्या होता है? जो इनके कामकाज में, ठीक है, जो इस्तेमाल होती होगी वो संस्कृत भाषा होती होगी, और जो इनकी आम बोलचाल की भाषा रहती होगी, जहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी बातचीत या अपने आप की जो बातें हैं वो एक दूसरे तक पहुँचाते होंगे, वो पाली भाषा थी, ठीक है। तो दोनों बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ मैं चलता हूँ, जो कत्यूरी है। देखो यहाँ से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है तो दोनों एक ही नाम, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है कि सबसे पहले कत्यूरी नाम जो था वो कार्तिकेयपुर राजवंश को किसने दिया था? तो ये एटकिंसन महोदय हैं हमारे। एटकिंसन ने क्या कहा था? सबसे पहले कत्यूरी कह के इनको संबोधित करा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कत्यूरी किसने कहा था? एटकिंसन ने इन्हें कहा था, ठीक है। और एटकिंसन ने कहा था कि ये लोग कटोर जाति वंश के हैं। किसके हैं? कटोर जाति वंश के भी इन्हें कहा गया था। एटकिंसन ने ही इन्हें क्या कहा था? कटोर जाति वंश, ठीक है। ये किस वंश के हैं? कटोर जाति वंश है। ये बात भी एटकिंसन महोदय ने करी थी। तो ध्यान रखेंगे, दोनों बातें महत्वपूर्ण है कि कटोर जाति वंश भी किसने कहा है? एटकिंसन ने कहा है, और एटकिंसन ने ही पहली बार इन्हें कत्यूरी के नाम से संबोधित करा था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, जैसे मैंने बताया कि उनके स्थान के साथ उसे जोड़ देते हैं, कि कहते हैं कि एक समय नरसिंह देव जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उनके समय में क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन मतलब या हिमस्खलन कह सकते हैं। हिमस्खलन हुआ था कि पहाड़ खिसक गए थे, बर्फ जो थी वो खिसकी थी। तो उसके कारण इन्होंने, कहा जाता है कि अपनी राजधानी जो थी वो यहाँ से जोशीमठ से हटा करके कहाँ स्थापित कर ली थी? वो अपनी राजधानी यहाँ पर कत्यूरी घाटी के अंदर स्थापित करी गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि इनकी राजधानी कहाँ गई? फिर कत्यूरी घाटी में आ गई है, ठीक है। बैजनाथ बागेश्वर वाला इलाका जो है कत्यूरी घाटी का, वहाँ इनकी राजधानी शिफ्ट हुई, ठीक है। तो इनकी राजधानी हिमस्खलन के कारण क्या हुआ है? शिफ्ट हो गई। कहाँ पे? आपकी कत्यूरी घाटी में, बैजनाथ, कत्यूरी घाटी बैजनाथ, ठीक है। कत्यूरी घाटी ये अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में और आपका बागेश्वर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी कत्यूरी घाटी। तो इस बात का भी आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसके समय हुई थी? नरसिंह देव के समय हुई थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे जब मैं राजधानी की बात करूंगा तो वहां पे इसे आपको मैं और क्लियरली
बता दूंगा, ठीक है। तो देखो आप देखोगे कि ये कत्यूरी घाटी का, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कत्यूरी राजवंश भी पड़ गया। और कार्तिकेयपुर के रहने वाले थे, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से इनको संबोधित जो है वो करा जाता है, ठीक है। अब देखो नोट करके इसमें एक बात आप प्यारे बच्चों मेरे बता दोगे कि यहाँ पे क्या है कि आपने एक इतिहासकार हमारे हैं राहुल संकृत्यानंद, तो उन्होंने कहा था कि इनका जो संबंध है वो किससे है, वो शकों से और कुषाणों से इनका संबंध इन्होंने बताया था। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है कि राहुल संकृत्यानंद के अनुसार कि जो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश है उसका संबंध किसके साथ बताया है, या उन्होंने इसका संबंध किसके साथ बताया है। तो आप बता देंगे कि राहुल संकृत्यानंद जी ने इनका संबंध शक कुषाणों से बताया है, ठीक है। इन्होंने इसका संबंध किससे बताया है, शकों से और कुषाणों से इनका संबंध जो है वो बताया गया है किसके द्वारा, राहुल संकृत्यानंद के द्वारा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए देखिए, अच्छा आप अच्छे से नोट्स बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, या जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक। लेकिन अच्छा यही है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे, आपके पास अभी देखिए बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और इस बार सेलेक्ट हो जाना है हम लोगों ने, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। और आपको क्लास डेली मिलेंगी अब, ठीक है। तो अब परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। पहले कुछ समस्या थी, मैं आपको बता रहा था कि रेनोवेशन चल रहा था वहाँ पे, तो उसी को लेकर के थोड़ा सा परेशान थे हम लोग। तो अब सारी चीज़ें लगभग सेट हो गई हैं, तो आपको क्लास आपको डेली मिलेंगी। अभी शायद अभी 1-2 दिन में ही आपकी जो रीजनिंग और हिंदी की क्लास है वो रेगुलर हो जाएगी, तो आप उसे भी देखेंगे। और उत्तराखंड और जीएस में आपको रेगुलर कराऊंगा, इसमें आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। एक ही चीज़ में करा करके चलूँगा आप लोगों को, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अभिलेखों की बात करते हैं, ठीक। आ जाइए, देखो यहाँ पे क्या बच्चा लोग, अभिलेख या ताम्रपत्र जैसे भी हम कह सकते हैं। सबसे पहली बात, इनकी भाषा क्या है। देखिए पेपर में पूछा जाता है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसके जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो किस लिपि या किस में प्राप्त होते हैं। तो कुटिला लिपि है इनकी बेटा मेरे, कैसी है, कुटिला लिपि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कुटिला लिपि ऐसे लिखा जाना चाहिए। देखिए मेरी वर्तनी थोड़ा सा अशुद्धि हो सकती है, तो आप उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। वर्तनी में शुद्धि मिल सकती है आप लोगों को, लेकिन डेटा में शुद्धि नहीं मिलेगी, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक। तो कौन सी लिपि है, कुटिला लिपि इनकी मानी जाती है। देखिए 2 प्रकार के यहाँ पर अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तालेश्वर अभिलेख, जिसे बालेश्वर भी बोलते हैं, तालेश्वर या बालेश्वर, और दूसरा अभिलेख मिलता है आपका पांडुकेश्वर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना मेरे बच्चों कि मैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात कर रहा हूँ। पहला मिलता है कौन सा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिलता है, ठीक। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में आप लोग देखोगे बच्चा मेरे कि यहाँ पे ना इसके विषय में 2-3-4 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं बात डाल रहा हूँ इसके ऊपर, ये अभिलेख क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास जानने के लिए कई सारे सोर्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से एक सोर्स होता है अभिलेख, है ना। अभिलेख क्या है, ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है। दूसरी बात, इनकी मुद्राएं जो होती हैं। तीसरी बात होती है इनका जो साहित्य होता है। ये क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अभिलेख, अगर इतिहास से आपको सवाल दिखाएंगे, अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा बच्चों, तो वो कोशिश करेगा कि आपसे अभिलेख से सवाल बनाए जाए, ठीक है। तो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आप अभिलेख से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी, मैं 3-4 बातें जिनकी बात करूंगा यहाँ पे, तो आप उसे अच्छे से देखना, ठीक है, और अच्छे से तैयार करना। अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा किसी भी इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, ठीक। अब देखो अगर हम पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात करें, अगर जिन लोगों ने मुझसे जिले पढ़े होंगे तो आप बताओगे कि जो जोशीमठ वाला इलाका है, अगर आपने देखा हो जोशीमठ के पास ही आपको बृहदबद्री मिल जाएगा,
ओली मिल जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर की तरफ मैं चलूँगा तो यहीं आपको मिल जाएगा पांडुकेश्वर नाम की एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, इस पांडुकेश्वर जगह जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि माता कुंती और पांडु जो थे, पांडवों के पिता जो थे, उनका जो विवाह संपन्न हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो पांडुकेश्वर में ही हुआ था। यहाँ पांडव शिला भी है, और ये कहा जाता है कि जो पांडवों के जो पांडव थे, पांडव जो पांचों भाई थे, उनका जो जन्म हुआ था वो यही माना जाता है पांडुकेश्वर में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। तो ये जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है जोशीमठ के ऊपर की तरफ मिलता है। ठीक, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, तो इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो संबंध या जिसके विषय में जानकारी मिलेगी, अभी हमने देखा कि इनकी 2 राजधानियां या 2 जगह ये निवास करते हैं, एक जोशीमठ वाले एरिया में और दूसरा इसमें कौन सा एरिया था, जो कत्यूरी घाटी वाला बैजनाथ अल्मोड़ा वाला इलाका था, उस वाले इलाके में, है ना। तो आप लोग देखोगे बच्चा लोग कि पांडुकेश्वर में हमें अगर हम कहें कि इसमें कहाँ का आपको जानकारी मिल जाएगी, तो ये जोशीमठ से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि जोशीमठ से संबंधित जानकारी। ठीक है बच्चे, तो पहली बात तो आप ये बता दोगे, ठीक, कि जोशीमठ से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी किसमें, हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के अंदर। ठीक, दूसरी बात अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये ताम्रपत्र है कितने, देखिए इनकी संख्या को लेकर के बड़ा असमंजस सा रहता है। आपने शायद किसी ने अगर पढ़ा हो, जो मुझे देख पा रहा होगा, तो वो शायद जानता होगा कि यहाँ इसमें क्या है कि अभिलेख की संख्या को लेकर के अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग जो लेखक हैं, उनके अलग अलग क्या है यहाँ पर संख्या जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसा मैं बात करता हूँ, देखो हम लोग अभी बात करते हैं, 5 मिल जाएगी आपको, 9 भी मिल जाएगी और आपको 8 भी मिल जाएगी। 5 हमारे एक राइटर हैं घनश्याम जोशी जी, तो घनश्याम जोशी जी इनकी संख्या कितनी बताते हैं, 5 बताते हैं। 9 की बात करूँ जो कठोच साहब हैं, तो कठोच साहब जो इनकी संख्या बताते हैं वो 9 बताते हैं। और जो हमारे अजय रावत जी हैं, ठीक है, वो संख्या कितनी बताते हैं, वो 8 बताते हैं। ठीक है, तो 5, 9, 8 इनकी तीनों संख्या जो है वो मिल जाएगी। देखो पेपर में अगर जब सवाल आता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि घनश्याम जोशी के 5 हैं, कठोच जी के 9 हैं और रावत जी के 8 हैं। तो या तो हम एक ऑप्शन पिक कर लें कि रावत जी को लेकर चल रहे हैं, तो रावत जी के हिसाब से 8 हम पिक कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, ऑप्शन में मिलता है। तो रावत जी एक ऑथेंटिक राइटर भी हैं, और आप देख पाते हैं कि आजकल उनकी किताब से भी बहुत सारा सवाल जो है वो देखने को मिल जाता है हमें पेपर में। ठीक, तो या तो हम इसे पकड़ लें, या ऑप्शन में ये नहीं मिलता है, 9 मिलता है तो वो पकड़ लें, या घनश्याम जोशी के 5 मिलते हैं तो वो पकड़ लें, जो भी आप पकड़ें। देखिए उम्मीद ये रहेगी कि यहाँ से सवाल पेपर में आए ना, क्योंकि देखिए एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि चीज़ों को, आयोग की भी ये रहती है कोशिश कि चीज़ें इस तरीके से ना सामने रखी जाए जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, क्योंकि बाद में फिर आप देखते हैं कि सवाल डिलीट करने पड़ते हैं या ऑप्शन चेंज करने पड़ते हैं, तो बड़ी समस्या रहती है। तो यहाँ से जो भी होगा आप लोग एक को पकड़ कर चलें कि हम अजय रावत मान के चलते हैं कि अजय रावत जी का यहाँ पे क्या है, 8 ताम्रपत्रों की बात करते हैं कि पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र हमें मिल रहे हैं या अभिलेख हमें मिलते हैं वो कितने हैं, 8 मिलते हैं। हम ये मान करके चल रहे हैं क्योंकि अजय रावत जी ने कहा है, तो हम ये मान करके चलेंगे। देखिए सोर्स का नाम हमें पता होना चाहिए कि कभी अगर ऑब्जेक्शन की बात आ जाए तो हम उस सोर्स से उठा करके वहाँ वो बात सामने रख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अजय रावत जी के द्वारा यहाँ पर 8 ताम्रपत्र या 8 अभिलेखों की बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो इसमें अगर हम देख पाएंगे पहली बार कि यहाँ कौन कौन से जो राजा हैं जिनका संबंध इसमें दिखाया गया है, या कौन कौन से राजाओं के बारे में यहाँ जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले जो राजा देखने को मिलते हैं वो ललित सुरदेव हैं। क्या नाम है, ललित सुरदेव हैं। इसके अलावा पद्मट देव हैं, हमारे सुभिक्ष राजदेव हैं। ठीक है, पद्मट देव हैं बेटा, सुभिक्ष राजदेव हैं, और एक यहां पर देसट देव है। क्या है, देसट देव। और देसट देव के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं।
ये क्यों लगा रहा हूँ मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। देसठ देव तो आपने 4 देखे जो देखने को मिल जाएंगे, आपका ललित सूर्यदेव मिल जाएगा, पद्मट देव मिल जाएगा, सुभिक्ष राजदेव मिल जाएगा और देसठ देव मिल जाएगा। तो इन सबका जो संबंध है वो यहाँ हमें इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र वाला जो लेख है उसके अंदर हमें ये जानकारी देखने को मिल जाएगी इनके बारे में। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से ही देखिए यहाँ से मंत्री परिषद के बारे में जानकारी मिलती है बच्चा लोग, और ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि मंत्री परिषद या 18 मंत्री परिषद का जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, कौन से उल्लेख से मिलता है। तो वो कत्यूरी राजवंश का जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उससे देखने को मिलता है। तो 18 मंत्री परिषद का उल्लेख है। सबसे पहली बात 18 मंत्री परिषद का उल्लेख देखने को मिलता है इनसे, ठीक है। इसके अलावा जो ललित सूर्यदेव हैं इनसे 2-3 बातें हैं। पहली बात, सबसे प्रतापी राजा इनका जो बताया गया है वो ललित सूर्यदेव है, सबसे प्रतापी राजा, ठीक है। सबसे प्रतापी राजा किसे बताया गया है, वो ललित सूर्यदेव को बताया गया है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसे 12 अवतार बताया गया है। क्या बताया गया है, 12 अवतार, और कहा गया है कि ये क्या करेगा, इस पृथ्वी का, इस धरती का क्या करेगा, उद्धार करने वाला, ठीक है। इस धरती का उद्धार करने वाला, इस धरती का उद्धार करने वाला, ये भी किसे कहा गया है, इसी को आपके ललित सूर्यदेव जी को कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे प्रतापी राजा ललित सूर्यदेव, 12 अवतार और इसे धरती का उद्धार करने वाला बोला गया है। इसके अलावा देखो ललित सूर्यदेव से यहाँ पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के साथ साथ एक कंडार का ताम्रपत्र है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कंडार ताम्रपत्र का संबंध किससे है, ये ललित सूर्यदेव से है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है, कि कंडार जो ताम्रपत्र है इसका संबंध भी किससे है, ललित सूर्यदेव जी से देखने को मिलता, ठीक है। बाकी ललित सूर्यदेव का कार्यकाल हमारे पास है, अगर आप बताएं तो ये 832 से 854 AD के आसपास है, कोई ज़रूरत नहीं है देखिए। और ये जो आपको मिल जाएंगे ना समय, तो ये अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग शासन इनका वर्ष मिल जाएगा, तो इसमें ज़्यादा परेशान घुसना नहीं है। बस आप लोग मोटा मोटा इसमें देखेंगे कि ये कितने समय तक रहा, ये 700 से 1030 AD तक टोटल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा इनके कौन राजा कितने समय तक रहे, क्या रहे, तो इसमें ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। तो आप ध्यान रखना, ललित सूर्यदेव सबसे प्रतापी राजा हैं, 12 अवतार और इस धरती का उद्धार करने वाले इन्हें बोला जाता, ठीक। ये तो रहा आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा ताम्रपत्र हमारा कौन सा है, वो तालेश्वर या बालेश्वर वाला है। और ये तालेश्वर बालेश्वर जो मिलता है हमें, ये मिलता है आपका चंपावत वाले एरिया में। चलिए थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। देखो दूसरा ताम्रपत्र हमें अभिलेख मिल जाएगा आपका, इसे तालेश्वर ताम्र अभिलेख भी बोलते हैं, तालेश्वर या बालेश्वर, ठीक। तालेश्वर या बालेश्वर, और ये कहाँ से मिल जाएगा हमें, चंपावत वाला जो हमारा इलाका है उससे मिल जाएगा, ठीक है। मैं चंपावत भी डाल देता हूँ, ठीक है। देखो इससे जुड़ी हुई 1-2 बातें जो हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं। पहली बात, जो आपका पांडुकेश्वर था, पांडुकेश्वर से हमें जोशीमठ के विषय में जानकारी मिलती है। तो दूसरी बात, इससे हमें कहाँ किसके विषय में जानकारी मिलती है, कत्यूर घाटी के विषय में जानकारी मिलती है। पहली बात, कत्यूर घाटी के विषय में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है बच्चा लोग। कत्यूर घाटी के विषय में जानकारी मिल जाएगी, पहली बात ये। दूसरी बात देखिए, यहां से जिस राजा के विषय में जानकारी मिलती है वो था देसठ देव, और देसठ देव मैंने यहाँ भी स्टार लगा दिया। अब बात समझ में आए कि स्टार मैंने क्यों लगाया, क्यों देखो ये देसठ देव एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी जानकारी दोनों अभिलेखों से मिल जाती है, पांडुकेश्वर से भी और तालेश्वर वाले से भी। तो ये ध्यान रखनी है बात, इंपॉर्टेंट बात है। देसठ देव दोनों जगह मिलता है ये, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रावत जी कह रहे हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखिए देशट देव दोनों जगह मिलता है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा है जिसका उल्लेख दोनों ही ताम्रपत्रों या दोनों ही अभिलेखों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, पांडुकेश्वर अभिलेखों से भी और आपका तालेश्वर अभिलेखों से भी, तो वो हमारे कौन है, देशट देव जी हैं। इसके अलावा हम लोग आपको बताएं कि इस तालेश्वर अभिलेख से ही दो नाम यहाँ सामने आते हैं, एक जो आता है कार्तिकेयपुर नाम सामने आता है, कार्तिकेयपुर, और दूसरा नाम यहाँ सामने आता है ब्रह्मपुर। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे कि कार्तिकेयपुर नाम और ब्रह्मपुर नाम ये सामने आता है कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। दोनों नाम तालेश्वर अभिलेख से हमें देखने को मिलते हैं। कार्तिकेयपुर नाम के बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ ब्रह्मपुर इनका जो नाम था उसकी जानकारी भी हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात करी कि कौन कौन से अभिलेख मिले, कहाँ से मिले, उसमें क्या जानकारी मिली, क्या क्या है, वो सब चीज़ें हमने देखा बच्चा। तो अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश है तो कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत करने वाले कौन है, ठीक, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। तो एक शिलालेख मिलता है हमारा, ठीक है, देखिए हमारे जो शिलालेख जी मिलते हैं तो उस शिलालेख से हमें जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। देखो शिलालेख, देखिए अभिलेख तीन प्रकार के होते हैं, एक शिलालेख होते हैं, एक गुहा लेख होते हैं और एक स्तंभ लेख होते हैं। और अभिलेखों की शुरुआत करवाने वाले इतिहास में आप देखते हैं वो मौर्य वंश के जो हमारे राजा अशोक थे, सम्राट अशोक ने अभिलेखों की शुरुआत करवाई थी। वो हिस्ट्री वाला पार्ट है तो मैं वहाँ बताऊँगा, समझाऊँगा एक एक बात को, वहाँ पर भी हम लोग देख करके चलेंगे, ठीक है। ये शिलालेख मिलता है कहाँ से, ये आपका बागेश्वर से मिलता है शिलालेख, ठीक है, बागेश्वर से शिलालेख प्राप्त होता है। और यहाँ इस शिलालेख से हमें कुछ जानकारी मिलती है और जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। बागेश्वर के साथ आप इसे जोड़ेंगे, या ये कहाँ से मिलता है, बागेश्वर से मिलता है ये शिलालेख। और इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो कत्यूर वंश है उसके संस्थापक कौन है, किसने उत्तराखंड के अंदर इस क्षेत्र में कत्यूरी राजवंश को शुरू करा था, या कौन इसके पहले शासक रहे हैं। तो पता चलता है कि ये बसंतन देव हैं, बसंतन देव या बसंत देव, ठीक है बच्चा, बसंतन देव कहूँ या बसंत देव कहूँ, ये इनका नाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक है वो कौन है, वो बसंतन देव या बसंत देव है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये बागेश्वर का जो शिलालेख है, पूछा जाता है ये कौन से शिलालेख से जानकारी मिलती है कि संस्थापक कौन है, ये हैं। या पूछ लिया जाता है कि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, किसने यहाँ पर कत्यूरी राजवंश की शुरुआत करी थी। तो आप देख सकते हैं पहला ऐतिहासिक शासक शासन है, तो ये ध्यान रखिए महत्वपूर्ण है ये नाम, ठीक है, बसंतन देव या बसंत देव, ठीक। इसके अलावा देखिए जनश्रुतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि वहाँ का जो शासन है, ठीक है, या वहाँ का जो शासन स्टार्ट हुआ था या वहाँ इस वंश की जो स्थापना करी थी वो वासुदेव ने करी थी, ठीक है। वो किसने करी थी, वासुदेव ने करी थी। तो जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार संस्थापक कौन है, वो वासुदेव है, ठीक है। जनश्रुतियों के अनुसार संस्थापक कौन है, वासुदेव है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो इसमें हम थोड़ी सी जानकारी हमें और मिल जाती है कि इस आपके बागेश्वर शिलालेख से हमें त्रिभुवन राज देव और एक भूदेव जो ललितसुर देव के पुत्र माने जाते हैं, भूदेव, उनके विषय में भी जानकारी मिल जाती है। तो आप बताना चाहो बता दो कि त्रिभुवन राजदेव और भूदेव जो ललितसुर देव के पुत्र हैं, इनके विषय में जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा कहा जाता है कि जो बैजनाथ मंदिर निर्माण में जो जमीन दी गई है वो भूदेव है, या बैजनाथ मंदिर निर्माण किसने करवाया है, भूदेव ने। बैजनाथ मंदिर निर्माण ये करवाने वाले कौन है, भूदेव जी, ठीक है। तो ये बातें मैंने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दी है, ठीक। इसमें इतनी ही बातें रख रहा हूँ मैं आज के लिए। अगली क्लास में जब मुलाकात होगी इससे आगे बताएंगे, ठीक है।
तो आप पढ़िए मन लगा करके, अपने आप को तैयार करिए एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप बस खुद को झोंक दीजिए। और इस बार ना सिलेक्शन चाहिए भाई, बिल्कुल आपको भी चाहिए और मुझे भी आपसे चाहिए, ठीक है। तो हम सिलेक्शन तक पहुँचेंगे, आप हम साथ बने रहिए। आपको पूरा कोर्स करा के दूंगा, एक एक चीज़ करा के दूंगा, आप घबराना नहीं है। इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा समय चीज़ों को लगता है एडजस्ट करने में, इतने ज़्यादा संसाधन या रिसोर्सेज तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन सब का एक बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करके आप लोगों तक जो बेहतर हो पाएगा उसे डिलीवर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी और करी जा भी रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम इसे देखेंगे, आगे की तरफ इसे बढ़ाऊँगा। तब तक आप लोग अपनी मेहनत करिए, पढ़िए। और देखिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है इससे पहले, वो हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे या वीडियोस में जाएंगे, तो वहाँ पर वो मिल जाएंगे। वो एक एक चीज़ को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके मैंने डाला है, तो आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ को आप महत्वपूर्ण तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।